हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह आपकी भूगोल की वीडियो है और जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछली वीडियो में मैं आपको पढ़ा रही थी पाठ 1 संसाधन व उनके प्रकार। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की पढ़ाई तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक निकाल लीजिए, अपनी बुक खोलिए। आपकी बुक का पेज नंबर है 3 यानी कि 3, पाठ 1 संसाधन एवं उनके प्रकार। तो जैसा कि आपको याद है कि मैंने आपको ये सब पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ और हमारा लेसन पहुंच चुका था बच्चों यहाँ तक। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था और आपको बताया था संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम बात कर चुके थे, अब हम पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो मानव निर्मित संसाधन वे पदार्थ हैं जिनका निर्माण मनुष्य स्वयं करता है। मशीन, औजार, प्रौद्योगिक, पूंजी, मकान तथा इमारतें, यातायात और संचार के साधन, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं आदि सभी अनेक प्रकार के मानव निर्मित संसाधन हैं। देश के आर्थिक विकास का आंकलन मानव संसाधनों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की संपन्नता और विकास के लिए वहां के ऊर्जावान और कुशल नागरिक ही जिम्मेदार हैं। वे ऊंचे जीवन स्तर का लाभ उठाते हैं, अधिक से अधिक उपभोक्ता की उपयोग करते हैं तथा पोषक तत्वों का प्राप्त कर लंबा जीवन जीते हैं। तीव्र प्रौद्योगिकी इस आर्थिक विकास का कारण है। पूंजी, मशीनें, उपकरण और सबसे बढ़कर प्रौद्योगिकी उत्पादक को बढ़ाती है और आर्थिक विकास का कारण बनती है। शक्तिशाली राजनीतिक संस्थाएं भी उत्पादक में सहायक हैं। कानून की कड़ाई का से पालन अनिश्चितता को कम करता है। कानून और व्यवस्था लोगों को व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, इसलिए उत्पादकता अच्छी तरह वृद्धि करती है। किसी भी देश की आर्थिक नीति जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यापार से जुड़ी होती है भी उत्पादकता को प्रभावित करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बाजारों की उपलब्धि प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है, जिससे कि घरेलू उत्पादन बढ़ता है। पदार्थों की गुणवत्ता भी देश के व्यापार को प्रभावित करती है। यानी कि किसी भी देश का प्राकृतिक संसाधन तो ठीक है, लेकिन मानव निर्मित संसाधन कितना विकसित है वह उसकी आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है। संसाधनों का संरक्षण यानी कि संसाधनों किस प्रकार से बचाया जा सकता है। संसाधनों का उपयोग वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध ढंग से करना चाहिए। संसाधनों के सीमित योजनाबद्ध उपयोग और उन्हें भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने की नीति को ही संसाधन का संरक्षण कहा जाता है। संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला, संसाधनों का संरक्षण करके ही उपयोगी वृक्षों, वनस्पतियों एवं जीव वस्तुओं की नस्लों को नष्ट करने से बचाया जा सकता है। संसाधनों की लुप्त और नष्ट होने से बचाने के लिए उनका संरक्षण करना आवश्यक है। संसाधनों का संरक्षण करके ही उसके लाभ लंबे समय तक उठाया जा सकता है। भविष्य में विकास की दर को बनाए रखने और नई पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। संसाधनों का संरक्षण करके मानव के औद्योगिक विकास के पथ को सुनिश्चित और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। अब है संरक्षण की विधियां। कौन कौन सी विधियां जिनसे संरक्षण हो सकता है? निम्नलिखित विधियों द्वारा अपनाकर हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि अनवीनीकरण संसाधनों के विकल्प खोजे जाने चाहिए, हस्तांतरण की कमी में और संसाधनों का विवरण कम करना चाहिए, निम्न गुणों वाले आवश्यकों के उपयोग में नई विधियां खोजी जानी चाहिए, जंगली जीवन को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान तथा शरण स्थल बनाए जाने चाहिए, वृक्षों की कटाई को रोका जाना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्ष पौधे लगाने चाहिए, उद्योग और घरेलू उपयोग में व्यर्थ हुए जल का पुनर्चक्रण करना चाहिए, नदियों में बांध बनाए जाने चाहिए ताकि जल का उपयोग सिंचाई और विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सके। चूंकि भूमि संसाधन सीमित है, इसलिए बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करना चाहिए और उसे कृषि योग्य बनाना चाहिए। ठीक है, अब है संसाधन उपयोग एवं धारण करने योग्य विकास। किस प्रकार से उसको धारण कर सकते हैं उसके बारे में है ये। विभिन्न देशों में संसाधनों की मांग में भिन्नता पाई जाती है। विकसित देश अधिक मात्रा में संसाधनों का प्रयोग करते हैं, जबकि विकासशील देश में संसाधनों का उपयोग कम होता है। संसाधनों की मांग बढ़ने के कारण अनेक मूल्यवान संसाधन क्षीण हो गए हैं, जैसे कि
अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टियां अनुर्वर हो गई हैं, यानी कि बहुत अधिक इस्तेमाल कर दिया गया तो वो उपजाऊ नहीं रह गई हैं। वनों की व्यापक कटाई तथा वन्य जंतुओं और पक्षियों के आखेट के कारण अनेक प्रकार क्षेत्रों में जैव विविधता का नुकसान दिखाई पड़ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा पेड़ काटने से और जानवरों का शिकार करने की वजह से वहां पर काफी नुकसान हो रहा है। अनेक पौधे व जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त हो गई है या विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। बहुत से प्राणियों व पौधों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। यदि हम उनके संरक्षण के उपाय नहीं करते हैं तो वे शीघ्र विलुप्त हो जाएंगे। संसाधनों का अत्यधिक उपयोग व दुरुपयोग के कारण वायु, जल तथा भूमि की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त उद्योग जन वायु प्रदूषण के मनुष्यों के स्वास्थ्य को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। पर्यावरण प्रदूषण होने के पहले ही मनुष्यों और जीव जंतुओं के जीवन को अस्त व्यस्त किया जा सकता है। अब यह अंतिम समय है कि अब हमें संसाधनों को दुरुपयोग को बंद कर देना चाहिए। हमें अपनी पृथ्वी के जीवनदायक तंत्र की रक्षा करनी चाहिए और उसे बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त प्रयास करने चाहिए। उपयुक्त कारणों से पृथ्वी ग्रह का परितंत्र असंतुलित हो गया है। पृथ्वी पर समस्त प्रकार के जीवन का अस्तित्व परितंत्र की सुरक्षा तथा संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अतः सभी संसाधनों के उपयोग में सततता पोषणीय बनाने की आवश्यकता है, जिससे आवश्यक संसाधन हमें दीर्घकालीनता का उपलब्ध हो सके। यह भी आवश्यक है कि पृथ्वी पर जैविक विविधता का संरक्षण किया जा सके और प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र को कम से कम हानि पहुंचाई जाए। तभी हम वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने संसाधनों को बचाने में समर्थ होंगे। यानी कि हमारे जो प्रकृति संसाधन है, जो हमें जितने भी मिले हुए हैं प्रकृति की तरफ से, उनका हमने एक सीमित रूप में उपयोग करना चाहिए। अत्यधिक रूप में प्रयोग करने से या फिर जैसे पेड़ ज्यादा काटने से, जीव जंतुओं को ज्यादा अखेट करने से या शिकार करने से वह पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे या फिर विनाश हो जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों को वह कुछ भी नहीं ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों, आज आपका लेसन पूरा खत्म हो गया। ये आपका पार्ट है भूगोल का। अब इसके क्वेश्चन आंसर जो रह गए हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। तो आपका क्या काम है? आपका काम ये है कि जो भी मैंने आपको करवाया है इसको आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। ये जो पॉइंट्स वगैरह दिए हुए हैं इन्हें आप कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको ये बनाना है, ये तो आपने डायग्राम बना ही लिए होंगे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में होमवर्क में दिए थे। अगर नहीं बनाए हैं तो इनको बना लीजिएगा और इसी में आपको काम भी करना है। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे, तभी क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।